हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सीएमए फाइनल आईडीटी की पहली क्लास में। दोस्तों आज हम आईडीटी की आज जो हम आईडीटी की क्लास करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस का कंटेंट, एग्जाम पेपर का पैटर्न और पढ़ाई करने का तरीका, मतलब क्लास में और घर पर दोनों जगह पर कैसे कैसे क्या क्या करना है, पहले इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं मानता हूं कि आप सीएमए फाइनल में हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपको सारा सिस्टम पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी दोस्तों फाइनल में फाइनल के हिसाब से जो भी चीजें आपको पहले दिन पता होनी चाहिए, अगर वो आपने नहीं पता करी तो फिर एग्जाम वाले दिन बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले सीएमए फाइनल आईडीटी का कोर्स कंटेंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम पेपर का पैटर्न। ठीक है, चलो सबसे पहले let us see the syllabus content. सिलेबस कंटेंट में हम सबने सुन रखा होगा कि 3 हिस्सों में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। एक है कस्टम, एक है एफटीपी और एक है जीएसटी। जीएसटी, कस्टम और एफटीपी, राइट दोस्तों। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो जीएसटी है उसकी वेटेज सबसे हाई है, जो एफटीपी है उसकी वेटेज सबसे लो है, और जो कस्टम है उसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। अरे ये आपने 3 चीजें क्या लिख दी? हमें तो लगा कि आप यहां पर मार्क्स बताओगे कि भाई जीएसटी 50 का है या 70 का है, कस्टम 30 का है या 20 का है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 10 की है या 15 की है। दोस्तों एक बात समझो, हमारे सीएमए फाइनल में जो आजकल एग्जाम चल रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं। आजकल मतलब एग्जाम का अटेम्प्ट तो खत्म हो चुका, अब तो आपके जो अगले अटेम्प्ट आएंगे दिसंबर में और जून में, उसकी बात कर रहा हूं कि पूरे पुराने पैटर्न के मुताबिक पेपर जब ऑफलाइन होता था तब तो मार्क्स की वेटेज मेंटेन होती थी कि भाई 10 नंबर का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है तो 10 ही नंबर का आएगा, सेक्शन सी डिवाइडेड आता था पूरा। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 10 की है तो 11 की नहीं आती थी। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता था कि मार्किंग स्कीम चेंज होती थी, बाकी मेजॉरिटी सिचुएशंस में वो बिल्कुल वैसे ही था जैसा होना चाहिए। लेकिन जब से हमारे एग्जाम ऑनलाइन हुए, जब से हमारा पेपर का पैटर्न ऑनलाइन हुआ, तब से दोस्तों सब कुछ बदल सा गया है। हम इस बात की कोई एश्योरेंस न दे सकते, न इंस्टीट्यूट से उम्मीद रख सकते कि भाई ये जीएसटी जो है वो 50 का ही आएगा, 60 का नहीं आएगा, कस्टम 20 का ही आएगा, 30 का नहीं आएगा, और एफटीपी 10 की नहीं आएगी, 12 की आएगी। तो सर ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अपना, ऐसे फिर हम तैयारी कैसे करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। हम तो मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है पहले उसे पढ़ते हैं, यही तो बंद करना है दोस्तों। नंबर के हिसाब से जोड़ घटाना करके अगर तुम पढ़ोगे तो होली पढ़ाई। भूल जाओ पुराने दिन और छोड़ दो वो पुरानी गलत आदतें। जब तुम फाइनल की आज पहली क्लास में बैठे हो तो तुम्हें ये याद कर लेना चाहिए, कसम खा लेनी चाहिए कि हम सब कुछ पढ़कर जाएंगे और बराबर साइज और बराबर स्वरूप से पढ़कर जाएंगे। भाई जब A to Z पढ़ाई करनी है अपने को तो समस्या किस बात की है? हां, यह नहीं हो सकता कि एफटीपी 80 नंबर की आ जाए और जीएसटी 10 नंबर की आए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे ज्यादा वेटेज जीएसटी की है, सबसे कम वेटेज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की है, और मॉडरेट नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने कस्टम में है। तो इसका मतलब हम अपने सिलसिले की शुरुआत जीएसटी से करेंगे, कस्टम उसके बाद और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसके बाद। यदि आपका और मेरा दोनों का शेड्यूल सेट बैठा तो हम कस्टम और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑल्टरनेट बैचेस में भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हम 3 दिन जीएसटी पढ़ लें, 3 दिन कस्टम पढ़ लें, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो 2-3 लेक्चर्स का चैप्टर होता है, बड़ी जल्दी वो खत्म हो जाता है, लेकिन हां मार्क्स जरूर उससे शॉर्ट पूछे जाता है क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। मुझे
माफ करिएगा यदि आपको लगे कि मैं आपका समय खराब कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों यह समय खराब करना ज्यादा सही है एज कंपेयर टू कि आपके 6 महीने खराब हो। भाई यहां तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आपका लगेगा ये समझने में कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन अगर हमने बिना समझे पेपर में अपीयरेंस कर दी और फिर वहां कोई दिक्कत हो गई, वहां कोई परेशानी हो गई, तो सोचिए 6 महीने खराब हो सकते हैं। तो आप 6 महीने बचाना चाहते हैं या 6-7 मिनट, यह आपको फैसला करना है। तो अच्छा लगे न लगे, मन करे न करे, यह कड़वी दवाई है, इसे पीना जरूर है। पेपर का पैटर्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, दोनों। जो ऑब्जेक्टिव है, आपको सुनकर खुशी होगी कि 40 नंबर का पेपर, 40 नंबर का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। और क्या लोगे भाई? 40 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव होने का मतलब जानते हैं आप? 40 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब यह है कि 40 नंबर में आपको प्रस्तुतिकरण की चिंता नहीं करनी। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल अबाउट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स। केवल और केवल आपको एक छोटा सा काम करना है, सही जवाब पे क्लिक करना है या सही जवाब का वो शब्द जो है वो लिखना है। भाई अगर एग्जामिनर सपोज करिए कि आपसे पूछ ले ड्यूटी ड्रॉबैक का परसेंटेज बताइए और आपने आंसर लिख दिया 65% आंसर है, तो बस कितना टाइप करना पड़ा आपको? 65 और परसेंट का निशान, नमस्ते, हो गई बल्ले बल्ले। ये जो हम लोग चिंता में रहते हैं कि सर हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और अगर हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि भाई हम लिख नहीं पाएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे कठोर सब्जेक्ट्स में कठिनता होती है हमें आंसर लिखने में। कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर का पेपर तो ऐसा है कि यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हलवे की मिठास नजर आएगी आपको। एग्जाम हॉल में बैठकर आपको डिग्री के सपने आने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब तो मेरा फाइनल क्लियर हो गया। और जो सब्जेक्टिव है वो देखिए आप, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, 60 नंबर का। और ये जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है दोस्तों, इसके अंदर और ऑब्जेक्टिव के अंदर मुझे कुछ और आपको बताना था, मैं वो बताता हूं। 20 + 20, 20 मार्क्स का तो एमसीक्यू आता है और 20 मार्क्स का 1 वर्ड आता है। 1 वर्ड में आंसर करना होता है। 1 वर्ड का मतलब है छोटा सा फ्रेज भी हो सकता है, बस सेंटेंस सिंगल से ज्यादा नहीं होता, 1 लाइन मैक्सिमम। तो एक विकल्प चुनने वाले 20 क्वेश्चन होते हैं और 1 वर्ड वाले 20 क्वेश्चन होते हैं। 40 नंबर तो यहीं से आ जाने वाले हैं आपके। और जो 60 मार्क्स है आपके सामने, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। थ्योरी में तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीट आंसर लिखना ही होगा, उसमें तो कोई चॉइस नहीं है। भाई मान लो एग्जामिनर ने आपसे यह पूछ लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। भाई कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर। मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं बताइए, तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें तो कोई चांस है नहीं बचकर भागने का या कुछ और कर लेने का। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है दोस्तों जीएसटी का, इसमें आपको मैं बता दूं केवल फाइनल आंसर लिखना है, केवल फाइनल आंसर। 2 पेज लगाकर आप जब कंप्यूटेशन कर लेंगे जीएसटी लायबिलिटी की, तो फाइनल जीएसटी लायबिलिटी जो निकल कर आएगी आपको वो लिखनी है यहां पर। अब बताओ आप, इससे बढ़िया क्या होगा? दोस्तों ऐसा है कि इन आंखों को खोलना बहुत जरूरी है। हमें जो सुना देता है सुन लेते हैं, जो हमें समझा देता है हम समझ लेते हैं, जो हमसे जो कहता है हम मान लेते हैं।
लेकिन हमें अपनी अकल लगानी चाहिए। आपने विज्ञापन देखा होगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। यू मस्ट चेक दिस योर सेल्फ। लेट मी शो यू। इस समय स्क्रीन पर यह एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व्ड। देखिए, सजेस्टेड आंसर टू क्वेश्चंस फाइनल एग्जामिनेशन ग्रुप 4 सिलेबस 16 दिसंबर 2021, IDTL इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। और ये देखिए यहां पर लिखा है 20 इंटू 120 मार्क्स। मैं तो सबूत साथ में लाया हूं। एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। अब आप पड़े रहिए चक्कर में, कैसे सजाऊं कैसे सजाऊं कैसे सजाऊं। यार घर सज जाएगा, बना तो लो। आंसर के अंदर की सजावट करने से पहले आंसर अपने आप को आना चाहिए। कलेश यह है कि हमें सवालों का मतलब तक नहीं समझ आता, सही आंसर हम क्या लिखेंगे। मैं डांट नहीं रहा आपको, यह दुख भरी सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूं। वी नीड टू फोकस on understanding the concept. We must focus on practicing the questions rather than just having a look at the presentation or the beautification tips. आंसर को सुंदर कैसे बनाएं, इस पर 2 घंटे लगाए हमने, और सही आंसर क्या है इस पर हम 10 मिनट भी समय नहीं लगाना चाहते। यह है दुख भरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं। प्लीज, अब ये जो 20 क्वेश्चन है, ये तो मैं स्क्रॉल करके आगे ले जाता हूं। इन 20 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, 20 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चंस और हैं जिनके अंदर भी क्या पूछा जा रहा है, एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन। ये देखो 20 इंटू 120 मार्क्स। कैसे क्वेश्चन है ये, एक एक शब्द वाले। यहां पर लिखा है सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग अ हॉस्पिटल प्राण लिमिटेड। नाम भी देखो, सेवा और प्राण। बाय हायरिंग विजिटिंग डॉक्टर और स्पेशलिस्ट प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज टू पेशेंट्स एट अ कंसेशनल रेट चार्ज्ड बाय हॉस्पिटल फॉर 3,50,000 and paid to visiting doctors rupees 3 lakh. The tax liability of Prana Limited for the retention amount of rupees 50,000 if applicable rate of GST is 18% is, answer is nil. बस इतना लिखना है आपको, एक नंबर आ गया। तो कोई लिखने के पैसे थोड़ी हैं, प्रश्न को समझकर उत्तर को पहचानने के पैसे हैं। कम से कम तुम लोगों से तो मैं ये उम्मीद कर ही सकता हूं कि तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है भाई, तुम मेरे कमरे में बैठे हो। मेरी क्लास में बैठकर मेरी ना मानो तो फिर तो रिजल्ट में दिक्कत हो ही सकती है ना। कृपया इस बात को समझें कि 40 नंबर के लिए कोई परेशानी अपने सिर पर, अपने टेंशन न बढ़ाएं। ये देखिए आप, अब आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें 60 नंबर का जो अपना पेपर है, ये तो 48 है, फिर इसके बाद सेक्शन डी है 12 नंबर का। ये जो 60 नंबर का अपना पेपर है, जो सब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर खेल क्या है कि जानबूझकर क्वेश्चन बड़ा सा लिखा जाता है ताकि हम और आप जैसे मासूम चेहरे, पॉइंट टू बी नोटेड, हम और आप जैसे मासूम चेहरे घबरा जाएं और अपने पेपर में प्रश्न को गलत लिखाएं। वी मस्ट फोकस कि जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, जो रूल हम समझते हैं, या आज से हम जो समझेंगे, शुरुआत करेंगे, सिर्फ उतना अगर हम पढ़ जाएं तो बड़े से बड़ा भारी सवाल भी हमारे लिए आसान लगेगा। दोस्तों, आपको अच्छा लगे या नहीं मुझे, लेकिन कुछ थोड़ा और मिनट चाहिए ये सब समझाने के लिए। इंट्रोडक्शन तो मुझे देना ही पड़ेगा आपको, और आपको इंट्रोडक्शन लेना ही पड़ेगा। आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं सीधे फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाऊं। जरा सोचिए आप कि कोई भी चीज अगर हमें भारी लग रही है तो वो हमें भारी लग रही है। हो सकता है वो किसी और के लिए रिलेटिवली इजी हो। कोई चीज हमें इजी लग रही है तो हो सकता है किसी और के लिए ये रिलेटिवली मुश्किल हो। इसका मतलब आसान या भारी तो हमारे मन के हिसाब से होता है। अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे ना,
डीप गहराई तक समझ कर जाओगे ना तो कभी नंबर कम नहीं आएंगे। फाइनल की आईडीटी के साथ अक्सर हम लोग सौतेला व्यवहार करते हैं। फाइनल की आईडीटी में बैठकर बच्चे को लगता है कि आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब तो अपने ने पढ़ी रखा है। क्वेश्चन आ जाता है एडवांस कंसेप्ट अंडर जीएसटी से, फिर क्या होगा? उसे लगता है मैं तो वैल्यूएशन का चैंपियन हूं, कस्टम की वैल्यूएशन तो मुझे बहुत बढ़िया आती है। पता चला कि पेपर के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर से कोई भारी सा प्रश्न थ्योरी में पूछ लिया उसने। भारी मतलब तुम्हारी उम्मीद से अलग हटकर। तो इसलिए तुम ये देखो कि 60 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो थ्योरी तो तुम्हें भाई पूरी लिखनी पड़ेगी, उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि बस ये करना है, इतना सा काम करना है। क्योंकि पता है होता क्या है, जितना ज्यादा, ये देखो आप, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। ये क्वेश्चन में पूरा सब कुछ दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल। और कितने नंबर में है ये? ये है भाई 6 मार्क्स में, 6 नंबर। और इसका आंसर क्या है ये देखिए, कस्टम ड्यूटी पेबल है 17,37,600। सिंपल, बस इतना सा काम। वो ठीक है कि इसकी रफ नोटबुक फिजिकल पेपर पे रफ कैलकुलेशन करके उसे अपलोड करना था, वो तो 17,37,000 कैसे ना कैसे तो आएगा ही। रफ तो रफ है, उस पर प्रेजेंटेशन का चक्कर थोड़ी है। ये देखिए आप, मेरा कहने का मतलब नहीं समझ रहे आप बार बार कि आपको प्रस्तुतिकरण की चिंता नहीं करनी दोस्तों। सोचना ही नहीं है हाउ वुड आई मेक द टेबल, हाउ वुड आई शो द प्रेजेंटेशन, हाउ वुड आई गिव द आंसर। नथिंग इज नीडेड। सो ये देखिए आप, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। एक मिनट होल्ड करिएगा, ये थोड़ा घूम गया पन्ना, मैं दोबारा वहां तक आपको लेकर जाता हूं। ये देखिए आप, ये एक बड़ा सा प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है, 4+4+4 करके। और टेबल देख लीजिए क्वेश्चन की कितनी बड़ी है, देख रहे हैं, बड़ा सा। आपको जीएसटी पेबल निकालना है, आईटीसी अवेलेबल निकालना है और नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। अब आप आंसर देख लीजिए, 12 नंबर के क्वेश्चन के आंसर की लाइनें गिन लीजिए आप, बस 3। सिर्फ 3 लाइनों में 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता कि पेपर बहुत भारी है। तुम्हारी टेंशन तुमने भारी कर रखी है, यह है कलेश सारा। ठीक है भाई, समझ आया तुम्हें कि 40 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव है, 60 नंबर का पेपर सब्जेक्टिव है। पक्का क्लियर? हाउ टू स्टडी में मैं तुम्हें बता चुका, वो क्या कहते हैं उसे, सिलेबस कंटेंट में तुम्हें बता चुका। अब हाउ टू स्टडी देखते हैं कि पढ़ाई असल में हमें करनी कैसे है, हमें किन बातों का ख्याल रखना है पढ़ते समय, स्टडीज करते समय, नोट्स बनाते समय, सवाल सॉल्व करते समय। आई हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी फाइनल आईडीटी। देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट, सॉल्व ऑल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्टडी मैट। अगर आपने सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करना ही बेकार है कि पेपर में कुछ बढ़िया नंबर आएंगे। कई प्रश्न ऐसे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो वाकई में क्लासिक क्वेश्चंस हैं।
उनका ख्याल अपने को रखना चाहिए। दूसरा, सॉल्व 14 MTP आफ्टर अमेंडमेंट। मतलब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, 2। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 14 मॉक टेस्ट पेपर आज भी उपलब्ध हैं, 14 मॉक टेस्ट पेपर। यह हो सकता है कि उनके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो उन्होंने आज भी पुराने दे रखे हो। अमेंडमेंट तो आप क्लास में सब कुछ पढ़ोगे, नए प्रोविजन, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को ठीक कर लेना, मैं करवा दूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जैसी कोई नई पीडीएफ अपलोड होती है तो पुरानी पीडीएफ को रेफर करना भूल जाते हो आप। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसी कोई नए नोट्स वेबसाइट पर आए तो हमारा ध्यान उधर चला गया, हमने देखा ही नहीं कि जो पुराने पीडीएफ का भंडार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर पड़ा है उसे कौन सॉल्व करेगा। अरे भाई, एक क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन तो हुए, तो सोचो 14 क्वेश्चन पेपर में 280 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उनमें से कुछ पुराने होंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, उन्हें क्या हो गया। तो तीसरा देखिए आप, सॉल्व ऑल 6 पास्ट पेपर्स with the help of suggested answers. अब ये 6 की जगह 7 हो गए हैं, पहले ये 6 थे। 6 पास्ट पेपर तो ऑफलाइन मोड वाले और एक जो ऑनलाइन वाला आ गया है। ये 14 और 7 21 क्वेश्चन पेपर अगर कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा, उसके बाद कहेगा जी मेरे को समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद देखिए आप, सॉल्व स्कैनर टू कवर ऑल पास्ट क्वेश्चंस। इन चैप्टर वाइज मैनर। हो सकता है कि आपको पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ना एक जैसा लगे। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आपको एक जैसे लगेंगे, आपको लगेगा इसमें भी पुराने क्वेश्चन है, इसमें भी पुराने क्वेश्चन है। दोस्तों, ये केवल 7 पेपर है, तो पिछले 2-3 साल के ही होंगे। ये 10 इयर्स का होता है स्कैनर। अगर आप स्कैनर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मॉक टेस्ट पेपर सारा सॉल्व कर लेते हैं, पास्ट पेपर सारा सॉल्व कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल सारा लगा लेते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, तो बचेगा क्या। ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना अपने को। दिस इज वेरी मच नेसेसरी। एनीवेज, हाउ टू स्टडी फाइनल आईडीटी। आपके लेवल पर, कम से कम आप फाइनल के लेवल पर बता दूं, ये करने से ही काम होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी, और अगर परफेक्शन आ गई तो फिर आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। नंबर ही नंबर बरसेंगे, सफलता ही सफलता आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास का जो पहला हिस्सा था दोस्तों, वो खत्म हुआ। आज की क्लास का पहला हिस्सा यह था कि मैं आपको बताऊं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अब आइए शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। अब हम आईडीटी फाइनल के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और मेरा जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, याद रखिएगा कि ये चैप्टर 0 है।
मैं इंस्टीट्यूट की किताब से स्टडी नोट 1 नहीं शुरू कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट की किताब के स्टडी नोट 1, 2, 3 के पास जाने से पहले कुछ मेरी अपनी बातें हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है। तो स्टडी नोट नंबर 0 में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आइए, हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी लगें जो आपको पहले से आती हैं, तो प्लीज घबराइएगा मत। चलिए, जीएसटी स्टडी नोट 0 इंट्रोडक्शन। जब आप स्टडी नोट 1 पर आएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा बहुत कुछ जीएसटी के बारे में। वो तो सब कुछ पढ़ना ही है, हमें कौन मना कर रहा है, लेकिन कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी लिखनी बहुत जरूरी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। स्टडी नोट 0 इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, जीएसटी which stands for goods and services tax, has replaced various kinds of taxes, comma, which were earlier applicable जो पहले लगते थे, which were earlier applicable on production and sale of goods and providing services and on providing services। मतलब ये जो मैं बातें लिख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नई बात पढ़ा रहा हूं, यूनिक बात पढ़ा रहा हूं, अलग बात पढ़ा रहा हूं, खास बात पढ़ा रहा हूं। नहीं भाई, मैं आपके मन के अंदर वो बातें बसाना चाहता हूं जिनको पढ़ने के बाद आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने लिखा कि जीएसटी, जिसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके आने के बाद विभिन्न प्रकार के टैक्सेस खत्म हो गए जो किसी जमाने में सर्विसेज पर लगते थे, गुड्स के प्रोडक्शन पर लगते थे, गुड्स के बेचने पर लगते थे। मतलब आप इमेजिन करेंगे कि फैक्ट्री में बना हुआ माल नहीं भी बिका तब भी एक्साइज ड्यूटी थी। बताओ, प्रोडक्शन पर भी टैक्स था। कमर्शियल एक्टिविटी तो सेल है, वो तो छोड़ो, सेल पर टैक्स है तो चलो सही है। माल के बेचने से पहले माल के बनाने पर टैक्स था। बताइए, हालत देखें आप। उस सभी को रिप्लेस करके एक नए अवतार ने जन्म लिया और उसका नाम जीएसटी हमारे सामने रहा। आइए देखें, पॉइंट नंबर 2 पर आइए। जीएसटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर ये तो हमें पता है, कुछ नहीं पता तुम्हें, मन से लिखो यहां पर। जीएसटी इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स because in indirect tax payer of tax and sufferer of tax are two different persons. Payer of tax and sufferer of tax are two different persons, and
in GST the same happens. In GST the same happens. ये आपको पता है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन सर चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही होगा ना। जीएसटी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स का फीचर यह है कि उसको पे करने वाला और उसका बर्डन सहने वाला दोनों सेम इंसान होते हैं। भाई आपकी इनकम का टैक्स आप ही तो दोगे ना, कोई और आके क्यों देगा? आपने जो कमाया उस पर टैक्स आप देंगे, कोई और क्यों देगा? राइट? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो यहां पर पे कोई करता है, लेकिन उसका भार किसी दूसरे पर आता है। कैसे? आइए देखें। देखिए आप, ए सप्लायर है, मतलब सेलर है, और बी जो है वो रिसीवर है। रिसीवर मतलब बायर। जीएसटी में असल में बायर और सेलर की जगह सप्लायर और रिसीवर यूज होता है। और यहां दूर कहीं सरकार बैठी है, गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक? सोचिएगा आप, लाइबिलिटी टू पे सप्लायर की होती है, सरकार के पास जीएसटी जमा हुआ या जीएसटी जमा नहीं हुआ, इसकी सारी सिरदर्दी, इसकी सारी जिम्मेदारी सप्लायर की है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके पैसा जमा करे, लायबिलिटी टू पे इसकी है। लेकिन खास बात यह है कि अपने जेब से पैसे नहीं देता, ये पैसे किसी और से रिकवर करता है। किससे? कस्टमर से। तो जरा सोचिए आप क्या होता है फिर। रिसीवर जीएसटी सप्लायर को देती है और फिर रिसीवर उसको आगे पे कर, उसको सप्लायर उसको आगे पे कर देता है। रिसीवर पेज जीएसटी टू सप्लायर, राइट? तो आप मुझे बताइए, पेयर जो है वो तो ए है, ए जाके पे कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आप बताइए सफर किसने करा? सफर करा बी ने। अल्टीमेटली किसने दर्द सहा जीएसटी का? बी ने। भाई ए ने तो कह दिया लाओ जीएसटी का पैसा भी दो, सामान भी खरीदो, जीएसटी का भी पैसा दो। है नहीं सही बात? यहां पर पेयर ए है और सफरर भी है। यहां पर दो अलग अलग लोग, इंसान जुड़े हुए हैं इस पेमेंट से। इनकम टैक्स में तो ऐसा नहीं होता। आपकी आय आप ही भुगतान करेंगे, आप ही उसका दर्द सहेंगे जितना भी है। भाई ज्यादा टैक्स देना है हो, कम देना चाहते हो, कम कमाओ, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो उसमें तुम अपना वजन किसी उतार के किसी दूसरे पर रख नहीं सकते, तुम अपना भार किसी और को सौंप नहीं सकते। लेकिन यहां ऐसा हो सकता है। पहले बताइए, समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर? चलो पॉइंट 3, GST has made one nation, one tax possible. जीएसटी की वजह से वन नेशन वन टैक्स संभव हो पाया। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, वन नेशन वन टैक्स, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्यों? कैसे? पहले वन नेशन नहीं था क्या? या आज वन नेशन नहीं है?
आज भी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे यही टैक्स लगता हो। पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। तो वन नेशन वन टैक्स तो आज भी नहीं हो पाया, वन नेशन वन टैक्स तो अभी भी नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब हुआ? आपको मैं याद दिला दूं कि समस्या यह थी पहले कि वैल्यू एडेड टैक्स का फुल कंट्रोल राज्य सरकारों के पास था। सेल पर लगने वाले टैक्स, प्रोडक्शन पर लगने वाले टैक्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट से लगते थे। तो प्रॉब्लम यहां पर टैक्स के नाम की नहीं है कि पहले नाम सर्विस टैक्स था और अब नाम जीएसटी हो गया। प्रॉब्लम इस बात की है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, प्रॉब्लम इस बात की है कि मामला राज्य सरकारों के हाथों में था पूरी तरह से। मतलब देश के अंदर गुड्स की सेल हुए जा रही है और सेंट्रल को कुछ पता ही नहीं है कहां क्या चल रहा है। मतलब आप सोचिए, माल बनकर बिके जा रहा है और राज्य सरकार अपने अंदर अंदर ही उसको सेटल डाउन कर रही है। वन नेशन वन टैक्स की दो बड़े बैकग्राउंड पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। एक तो अब हर ट्रांजैक्शन सेंट्रल के स्कैनर में है। भाई अगर आपने सेम स्टेट में माल बेचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, फाइनल वाले लोग हैं आप जानते हैं। और अगर आपने दूसरे स्टेट में माल बेचा तो आईजीएसटी लगता है जो सीधे सेंटर पे जाता है। तो देश के वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करना आसान हो गया क्योंकि पूरे देश का सिस्टम एक जैसा हो गया। अगर पूरे देश का सिस्टम एक जैसा नहीं बनाओगे तो देश की इकोनॉमी का कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा, यह सोचिए आप। तो एक तो यह पॉइंट है जो वन नेशन वन टैक्स में आपको समझना है। दूसरा यह कि भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पर जीएसटी ना लगता हो। हमारे देश ने इतने बरस ऐसे देखे कि जब सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था। और ऐसा नहीं है कि धारा 370 खत्म होने के बाद यह बदलाव आया, पहले से ऐसा बदलाव था, पहले से यह पॉइंट था। अगर हम देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक हर जगह एक जैसा टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कैनर में। आइए लिखें, जीएसटी हैज मेड वन नेशन वन टैक्स पॉसिबल। लिखिएगा, इट इज बिकॉज now every transaction reported in GST portal it is because now every transaction reported in GST portal में जो रिपोर्ट होती है is under the monitoring of central government, moreover GST applies to the whole of India GST applies to the whole of India including Jammu and Kashmir। वहां पर भी जीएसटी पूरी तरह अप्लाई होता है। क्लियर हो गई जी बात? लिख लिया जी आपने? आइए फोर्थ पॉइंट समझते हैं। फोर्थ पॉइंट, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स।
ये काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। इसमें आपका माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये ध्यान से देखिएगा कि जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। इसको साबित करने के लिए हमें जो कैलकुलेशन मुझे आपको सिखानी पड़ेगी वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद करिए कि कभी इंटर में सुना था आपने ये। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो पूरी वैल्यू पर बार बार नहीं लगता। ये जैसे वैट लगता था उसी प्रकार से जीएसटी लगता है। सिस्टम वही है, क्रेडिट का, टैक्स क्रेडिट का। एक सामान अगर 10 रुपए का है और वो एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, 10 वाले ने 20 का, 20 वाले ने 30 का, 30 वाले ने 40 का, तो 4 बार उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन फुल वैल्यू पर नहीं, सिर्फ जो एडिशन इन द प्राइस हुआ है, एडिशन इन द वैल्यू हुआ है उस पर। तो कैसे, आइए जरा इसको लिखते हैं और फिर समझते हैं। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। It means at every stage of transaction, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, एंड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, कॉमा, some value is added, and GST is charged by government. GST is charged by government only on the value addition part. GST is a value added tax. It means at every stage of transaction, मतलब A ने B को बेचा तो एक स्टेज, B ने C को बेचा तो दूसरी स्टेज, some value is added and GST is charged by government only on the value addition part, जितना वैल्यू ऐड करा है। कैसे? एग्जाम्पल समझना शुरू करते हैं। मैं आपको 3 सेल यहां पर बताना चाहता हूं। सेल 1, सेल 2 और सेल 3। 3 सेल इस समय हमारे सामने हैं। सेल 1, सेल 2, सेल 3। सेल 1, सेल 2 और सेल 3 लिख लिया जी आपने। अब तीनों सेल में मैं क्या करूंगा कि सेम गुड्स बेचूंगा। मैं ए बी को कुछ गुड्स बेचेगा, बी सी को गुड्स बेचेगा और सी डी को गुड्स बेचेगा। देखिए आप यहां पर ए ने बी को बेचे गुड्स, बी ने सी को बेचे और सी ने डी को बेचे। ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। ठीक है। जब ए ने गुड्स बेचे तो सामान की वैल्यू 10,000 थी और जीएसटी 18%, 1800 उस पर लग गया तो 11,800 इनवॉइस वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, क्लियर। अब यही सामान बी ने सी को बेचा तो कितने रुपए में बेचा? वैल्यू 20,000, जीएसटी 18%। $23,600 तो इनवॉइस आ गया। राइट। यही सामान सी ने डी को बेच दिया, अभी खरीदा ना बी से और उसने आगे बेच दिया। $5400
हाँ जी दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। ए ने बी को गुड्स बेचे, वही गुड्स सेम टू सेम जो हम अभी खरीद के लाए हैं वो हमने आगे सी को बेच दिए, और वही गुड्स जो सी अभी खरीद के लाया उसने आगे डी को बेच दिए। तो सोचिए, एक ही सामान पर एक बार 1800 जीएसटी लगा, फिर एक बार 3600 जीएसटी लगा, फिर 5400 जीएसटी लगा। ये तो क्लियर ही है ना आपको। और आप सब ये जानते हैं कि ये पैसा जो हमने सेल पर कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, ये हमारी लायबिलिटी है। ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करानी पड़ेगी, सरकार के पास हमें ये पैसा जमा कराना पड़ेगा, ये हमारा नहीं है। सोचो कि हम ए होते और हमने कस्टमर से 11,800 रुपए लिए होते, तो 11,800 पूरा का पूरा हमारी कमाई थोड़ी है माय लॉर्ड। हमारी कमाई तो 10,000 है। 1,800 तो हमने कस्टमर से ले लिए ये कहकर कि ला मुझे दे दे, मैं सरकार को जमा कर दूंगा। फिर बी ने जो 20,000 का सामान 23,600 में बेचा, पूरे के पूरे बी के थोड़ी हैं। इसमें 20,000 तो बी की अपनी कमाई है और 3,600 तो सरकार को जाकर जमा करना है। और यहां देखिए, सी ने जब डी को सामान बेचा, 30,000 रुपए का सामान, उस पर 5,400 का टैक्स, तो 35,400 रुपए का सामान का वैल्यू हमने कस्टमर से लिया, लेकिन 35,400 हमारी कमाई नहीं है, हमारी कमाई केवल 30,000 है। 5,400 तो एडिशनल है जो हमने लायबिलिटी बना ली अपनी, हमने सरकार के बिहाफ पर कलेक्ट कर लिया। ये वो पैसे थे जो सरकार के पास जाएंगे, लेकिन वो हमारे थ्रू जाएंगे, इसलिए हमारे पास जमा हो गए। क्लियर है बात? समझ आई? आइए आगे देखें। अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहां पर लायबिलिटी टैक्स की कितने रुपए है? 1,800 रुपए माइनस इनपुट टैक्स निल, नेट टैक्स लायबिलिटी कितने रुपए हुई? 1,800 रुपए। सिंपल है भाई। आपको पता होगा कि जब हम सेल पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो उसे आउटपुट टैक्स कहा जाता है। टैक्स लायबिलिटी जो शब्द है उसको हम आउटपुट टैक्स भी कह सकते हैं। वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता, एकदम से आपको क्लिक कर जाता, इसलिए मैंने पहले टैक्स लायबिलिटी लिखा था। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स अगर माइनस कर दें, आप जानते हो ना इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? परचेज पर पे करा गया टैक्स। ए ने जो माल 10,000 का बेचा, ये किसी दिन खरीदा भी तो होगा। ये नहीं खरीदा होगा तो इसको बनाने के लिए कुछ और खरीदा होगा। तो परचेज की जानकारी दे नहीं रखी। होता यह है फॉर्मूला कि जीएसटी लायबिलिटी कैसे निकलती है, आप सबको तो पता ही है। बस एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि जो सेल पर हमने टैक्स कलेक्ट करा वो आउटपुट टैक्स, माइनस जो पैसे हमने परचेज करते समय टैक्स के पे करे थे वो इनपुट टैक्स, और जो बचता है केवल वही तो लायबिलिटी होती है। ठीक है, आइए जरा दूसरा देखें। यहां पर देखिए आप, आउटपुट टैक्स कस्टमर से कितने वसूले गए? 3600 माइनस इनपुट टैक्स कितना? 1,800। तो बताइए नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई? हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट बताइए। नेट टैक्स लायबिलिटी ये बनी 1800
जानते हैं इसका मतलब क्या निकला कि 3600 रुपए आपने कस्टमर से कलेक्ट तो कर लिए, लेकिन वो पूरे के पूरे 3600 रुपए सरकार अपने पास नहीं रखवा रही। सरकार कह रही है अरे तूने 3600 लिए, तूने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए और तू पूरे के पूरे पैसे मेरे पास रखवा देगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। तूने भी तो पे करे थे 1800 रुपए, आजा तू माइनस कर ले अपने ये वाले पैसे। ये देखें आप कमाल। देखिए आप लोग फाइनल में हैं, मैं आपको आईटीसी का मतलब नहीं समझा रहा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये आता है, लेकिन फिर भी कहीं किसी पुरानी भूली बिसरी यादों में खो गया हो तो एक बार आप अपनी यादें ताजा कर लीजिए कि जो परचेज का टैक्स है वो यहां आकर माइनस हो गया और जो बचे 1800 रुपए केवल वो हमने जाके सरकार के खाते में जमा करा दिए। अगर सरकार 3600 ले लेती तो डबल पेमेंट हो जाती सरकार के पास। सरकार ने केवल आधे पैसे रखे और पुराने वाले एडजस्ट करवा दिए। सोचिए आप, ये है कमाल वैल्यू एडिशन टैक्स का। मैं भी साबित करूंगा आप सबके सामने कि जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स क्यों कहते हैं। चलिए खैर, नेट टैक्स लायबिलिटी निकली। अब देखिए यहां पर तीसरा केस, आउटपुट टैक्स। कस्टमर से हमने कितने वसूल करे? 5400। उसके बाद इनपुट टैक्स कितना है? इनपुट टैक्स बताइए कौन सा वाला पैसा? दोस्तों ये जो इनवॉइस वाला पे हुआ, ये मैं दोबारा से हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। 3600। और हमारे पास नेट टैक्स लायबिलिटी बन गया कितने रुपए बताइए? 1800। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लोग अपने मन से ये पूछिए कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो खींचकर मुझे भेजिए, पहले ये क्लियर करवाइए और अपनी वीडियो को पॉज करके छोड़ दीजिए, वहीं आगे देखना ही मत अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो। यहां तक तो हमने अभी ये साबित ही नहीं करा कि जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स क्यों कहते हैं, अभी वो कदम हमारा बाकी है। तो अगर उस कदम से पहले वाली चीज ही हमें क्लियर नहीं है तो फिर हम क्लास को पहले वहीं रोक दें। सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको यह सब कुछ आ चुका है। अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यू एडिड टैक्स नाम दिया जाता है जीएसटी को, कि जीएसटी भी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। ऐसा क्यों है कि जीएसटी को हम वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, वो मैं अब आपको सिखाता हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। आइए देखें। देखिए पहले ये बताइए कि ये जो नेट टैक्स लायबिलिटी 1800 आई है किसकी थी? ऑफ ए, ठीक है। ये किसकी थी? ऑफ बी। और ये किसकी है? ऑफ सी। ये तो स्पष्ट है ना। अब आप जरा बताओ, पहली सेल में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 10,000। उस पर जीएसटी कितना बनेगा? 18%, मतलब 1800, है ना। शुरू में सामान 10,000 का बिका था। अब ये बताइए जब दूसरे के पास गया वो सामान तो उसने वैल्यू एडिशन कितना करा? 20,000 का बेचा लेकिन 10,000 का खरीदा था, तो 10,000 का ही तो वैल्यू एडिशन करा। इस पर जीएसटी कितना आएगा? जीएसटी ऑन ओरिजिनल वैल्यू, और यहां पर जीएसटी ऑन
वैल्यू एडिशन कितना बताइए? 10,000 रुपए की तो वैल्यू ऐड हुई, 18%, 1800 बना, राइट? तीसरी जगह बताइए वैल्यू एडिशन कितना हुआ? वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू 30,000 माइनस 20,000। यहां पर भी तो 10,000 का ही वैल्यू एडिशन हुआ। इस पर जीएसटी कितना बनेगा? जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन कितना? 10,000 का 18%, 1800। तो आप जरा सोचिए, ये 1800, ये 1800 और ये 1800, वही वैल्यू आई जो ऊपर थी। चेक कर लीजिए आप लोग तो फाइनल में हैं। आराम से बैठे बैठे आराम से चेक करते रहिए आप। जो लोग नोट कर चुके वो पहले 5 मिनट इसको आराम से देखें। कि उसे ये समझ आया कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए ताकि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाए। बैकग्राउंड में मेरी आवाज सुनते रहिए आप। कहानी शुरू होती है सेल नंबर 1 से। यह भी लिख देता हूं मैं यहां पर। कहानी शुरू होती है सेल नंबर 1 से, क्योंकि सेल नंबर 1 एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां से मामला शुरू हुआ। ए ने कोई 10,000 रुपए का सामान बी को बेच दिया। बिल्कुल स्टोरी सुनिए आप, बैकग्राउंड में पिक्चर चल रही है आपके सामने। ए ने कोई 10,000 रुपए का सामान बी को बेच दिया। 10,000 रुपए का सामान, उस पर 18% जीएसटी, 1800 रुपए आ गया। ये पैसे सरकार को चले गए। ये जीएसटी है ओरिजिनल वैल्यू पर। असलियत में सामान 10,000 का था, उस पर 18% जीएसटी लगा और हो गया काम, है ना? अब ये देखो आप, फिर एक और सेल हुई, सेल 2। सेल 2 जो हुई वो किसी नई चीज की नहीं हुई। हमारे बी ने जो अभी अभी कुछ खरीदा था, बी ने अभी अभी जो खरीदा था ए से 10,000 का, वही सामान पैक करके आगे 20,000 में बेच दिया। तो 10 का तो था ही वो, ऊपर से वैल्यू कितनी ऐड हुई ये बताओ? 10 का तो पहले से था, ऊपर से कितनी वैल्यू ऐड हुई ये बताओ? 10 का तो वो था, उसके ऊपर कितनी वैल्यू ऐड हुई? 10 और, तो वो 20 हो गया। 20 में से 10 कितनी वैल्यू ऐड हुई? केवल 10,000। उस पर 18% कितना है? 1800। सरकार के पास वही गया था, देख लो आप, नेट टैक्स लायबिलिटी में। सरकार के पास नेट टैक्स लायबिलिटी के नाम पर वही पैसे पहुंचे थे जो मैंने तुम्हें यहां निकाल के दिखाए। सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है उसका नाम क्या है? नेट टैक्स लायबिलिटी। और तुम कभी भी चेक कर लेना, ये वही पैसा निकलेगा जो पैसा वैल्यू एडिशन पर कैलकुलेट होने वाले टैक्स का होगा। वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स का कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी का वो अमाउंट, दोनों हमेशा मैच होंगे। और मैं ये आपको आने वाले कई क्वेश्चंस में करके शो करूंगा। कई सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा जिसमें मैं दोनों चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और आपको साबित हो जाएगा कि ये मैच होता है। तीसरा देखिए आप, अब ए ने बी को और बी ने सी को जो माल बेचा, कहानी में खत्म नहीं हुई। सी ने क्या करा? उस सामान को खाया नहीं, वही गुड्स जो उसने अभी बी से खरीदे थे 20,000 में,
वो उसने 30,000 में आगे बेच दिए, तो कितना वैल्यू एडिशन करा? 10,000, और उस पर जीएसटी कितना बना? 1800, और नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 1800। तो दोनों मैच हो गई कि नहीं हो गई बताओ? इसे कहते हैं खेल, जो आप और मैं मिलकर खेल रहे हैं। यह समझने का कि जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं। मैं आपको थ्योरी पढ़ के सुनाता हूं, मैंने क्या लिखवाया था। मैंने यही आपको लिखवाया था कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इट मींस at every stage of transaction some value is added and GST is charged by government only on the value addition part. सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले हिस्से का ही सरकार जीएसटी लेती है, वैल्यू एडिशन के अलावा पूरा जीएसटी सरकार नहीं लेती। कितनी कमाल की बात है, आप सोचिए। समझ आ गया जी आपको? चलिए अगला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 पर आइए। जीएसटी प्रोवाइड्स a comprehensive chain GST provides a comprehensive chain of input tax credit। जीएसटी प्रोवाइड करती है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी की कॉम्प्रिहेंसिव चेन ये प्रोवाइड करती है। अब इसका क्या मतलब है वो समझना। देखिए पहले क्या होता था कि गुड्स पर अलग टैक्स था और सर्विस पर अलग टैक्स था, लेकिन गुड्स बेचने वाला सर्विस ना खरीदे और सर्विस बेचने वाला गुड्स ना खरीदे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। गुड्स बेचने वाले व्यापारी के पास सर्विस का परचेज जरूर होगा और सर्विस बेचने वाले व्यापारी के पास गुड्स का परचेज जरूर होगा। अब तुम कोई ढूंढ के 1% एक्सेप्शन ले आओ, वो एक अलग विषय है, लेकिन वैसे रूल लगाने से पहले जो एक कॉमन सेंस होता है वो यही कहता है कि हां भाई ये तो सच है कि जब हम गुड्स बेच रहे हैं दोस्तों, तो सपोज करिए कि हमने दुकान सजवाई, अपनी सामान लगवाया, उसमें गुड्स खरीदे हमने क्योंकि गुड्स बेचेंगे, उसका इंटीरियर डेकोरेटर से डेकोरेशन करवाया, तो वो सर्विस ही तो खरीदी हमने, नहीं? और सपोज करिए कि हम सर्विस वाले लोग हैं, हम एयरलाइन हैं, हम फ्लाइट में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा उड़ा के ले जाते हैं, तो हमने वो हवाई जहाज नहीं खरीदा, उसके लिए लिनन उसका सामान नहीं खरीदा, फर्निशिंग का, कितने सारे सोवेनियर, कितने सारे खाने नाश्ते के आइटम नहीं खरीदे हमने। तो हम सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग गुड्स खरीदते हैं और गुड्स वाले लोग सर्विस खरीदते हैं। तो पहले जब गुड्स और सर्विस अलग अलग टैक्स में थे तो एक का दूसरे में क्या नहीं मिलता था? क्रेडिट। और अब एक का दूसरे में क्या मिलने लगा? क्रेडिट। ये है खेल। पहले दूसरे राज्य में माल बेचो तो अलग टैक्स है और अपने राज्य में माल बेचो तो अलग टैक्स है। अब तो चक्कर ही खत्म। गुड्स बेचो तो भी जीएसटी, सर्विस बेचो तब भी जीएसटी, दिल्ली के अंदर अंदर बेचो तब भी जीएसटी, दिल्ली के बाहर बेचो तब भी जीएसटी। तो खेल क्या है? खेल यह है कि अब आईटीसी डिसअलाउ के केसेस बहुत कम हैं। आईटीसी स्मूथ चलता है, कॉन्टिन्यूअस चलता है। आइए देखते हैं कैसे। लिखिएगा, इट इज बिकॉज there were separate taxes on goods and services. There were separate taxes on goods and services in the earlier regime. हाँ जी, GST provides a comprehensive chain of input tax credit. It is because there were separate taxes
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द अर्लियर रेजिम, अर्लियर रेजिम मतलब पुराना सिस्टम, इट यूज्ड टू कॉज हार्डशिप, it used to cause hardship to seller of goods and supplier of services, seller of goods and supplier of services in taking ITC. सच में अगर आप में से किसी को ITC का मतलब क्लियर ना हो ना, तो आप मुझसे मिल लीजिएगा, I'll definitely explain you. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं तो हमें अजम्पशन लेकर चलनी पड़ती है ना। अगर बिल्कुल जीएसटी क्या होता है और लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, ये पढ़ाओ अगर फाइनल की पहली क्लास में, तो बालक को लगता है ये तो सब पुरानी चीजें हैं, और सही में मेरा भी दिल नहीं करता ये सब बताने का पहली क्लास में। लेकिन ये वो कंसेप्चुअल बातें हैं जिनका लंबा डिस्कशन चाहिए आपके लिए। फाइनल का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछे जाते हैं, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो उनके उत्तर नहीं दे सकता। ये बिल्कुल सच है। GST provides a comprehensive chain of input tax credit. It is because there were separate taxes on goods and services in the earlier regime. It used to cause hardship to the seller of goods and supplier of services in taking ITC. But now, both goods and services are liable to GST, which allows ITC of goods to be adjusted in output tax of services and output tax and के आगे ठीक कर लीजिए, मैंने डिलीट करा है कुछ, एंड ITC ऑफ सर्विसेज टू बी एडजस्टेड, ITC of services to be adjusted in output tax of goods. ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। हाँ भाई यशवंत, गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन। इस पर एक छोटा सा बस मैं आपको एक डायग्राम टाइप लिखूंगा, उसे आप लोग कॉपी करिएगा। भाई गुड्स का क्रेडिट सर्विस में नहीं जाता था, सर्विस का क्रेडिट गुड्स में नहीं जाता था, ये बड़ा बुरा खेल था। अब तो गुड्स पर भी वही टैक्स है, सर्विस पर भी वही टैक्स है, तो क्यों नहीं एडजस्ट होगा? बिल्कुल एडजस्ट होगा। क्लियर हो गई जी बात? देखो अब पहले क्या होता था, मैं आपको जरा समझाता हूं। बिफोर GST और आफ्टर GST, देखिए सप्लायर ऑफ गुड्स की बात करते हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स की, ठीक, सप्लायर ऑफ गुड्स में चेक करिए,
आउटपुट टैक्स तो गुड्स का होगा ना, जिसका नाम पहले क्या था, वैट। और मान लो इनपुट टैक्स सर्विसेज का हो, जिसका नाम था पहले सर्विस टैक्स, तो इनका एडजस्टमेंट नॉट अलाउड था। बहुत आसान कैलकुलेशन है जो मैं समझा रहा हूं। सपोज करिए कि हम गुड्स बेचते हैं, सपोज करिए कि हम सेलर गुड्स के हैं, तो हमने यह लिखा गुड्स और जिस पर लगता है वैट, और सर्विस का आईटीसी हमारे पास है, उस पर लगता है सर्विस टैक्स। तो जीएसटी आने से पहले ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, अलाउड ही नहीं था। अब देखिए जीएसटी के बाद क्या हुआ, मान लो जीएसटी के बाद आउटपुट टैक्स जो है वो तो गुड्स का ही है, लेकिन आउटपुट टैक्स कौन सा लगने लगा अब, जीएसटी। इनपुट टैक्स किसका है, सर्विसेज का, लेकिन इनपुट टैक्स क्या है, जीएसटी। तो जीएसटी और जीएसटी आपस में एडजस्टमेंट अलाउड है कि नहीं अलाउड है, एडजस्टमेंट अलाउड। समझे आप, एडजस्टमेंट अलाउड, एडजस्टमेंट अलाउड। इज दैट ऑल राइट, बिल्कुल क्लियर। समझ आया पक्का। अगर हम गुड्स बेचते हैं, मैं दोबारा याद दिला दूं, अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमारा आउटपुट टैक्स होगा गुड्स वाला। लेकिन सपोज करो कि हमने कोई सर्विस भी खरीदी, तो हमारा इनपुट टैक्स सर्विस वाला होगा। तो आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स का फार्मूला होता है। तो ये पुराने जमाने में वैट में से सर्विस टैक्स माइनस नहीं हो सकता, लेकिन नए जमाने में जीएसटी में से जीएसटी तो माइनस हो सकती है। ये है खेल जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जरा सोचिए, अगर इसको आगे बढ़ें और हम अपने आप को मान लें कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, तो हमारा आउटपुट टैक्स क्या होगा, सर्विस वाला, मतलब सर्विस टैक्स। और मान लीजिए कि हमारा इनपुट टैक्स उसका ऑपोजिट है, गुड्स वाला, वैट। तो बताइए इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट अलाउड है कि नहीं, एडजस्टमेंट नॉट अलाउड। व्हाई, क्यों एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि भाई एक टैक्स में से दूसरा टैक्स कैसे माइनस कर लोगे तुम, मतलब कुछ भी कर सकते हो क्या। समझ आया। लेकिन आफ्टर जीएसटी की बात करें तो आउटपुट टैक्स सर्विसेज वाला कौन सा होगा, जीएसटी। और उसमें से इनपुट टैक्स जो माइनस करना है वो क्या होगा, गुड्स वाला, कौन सा, जीएसटी। तो इसका मतलब इसके बीच में एडजस्टमेंट अलाउड हो जाएगी। एडजस्टमेंट अलाउड। हां जी, क्लियर हुई जी बात। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कोई आपसे पूछे कि जीएसटी की कॉम्प्रिहेंसिव चेन ऑफ आईटीसी है, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी कहीं अटकता नहीं, यह लगातार मिलने वाली चीज है। तो भाई लगातार कब मिलता है, लगातार कैसे मिलता है, लगातार ऐसे मिलता है कि अगर हमारा इनपुट और आउटपुट सेम चीज ना हो तब भी उनका क्रेडिट माइनस हो जाता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। मैं एक बार ये बात लिख देता हूं, सेम पॉइंट में लिखिएगा। पॉइंट हमारा कौन सा चल रहा है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ही लिखिए,
It means ITC chain is comprehensive and continuous because under GST different nature of input and output also allow settlement. डिफरेंट नेचर जो है इनपुट और आउटपुट की, वो भी आपस में सेटलमेंट अलाउ करती है, जो कि वैसे नहीं होता था. जी हां दोस्तों, क्लियर हो गई जी बात? राइट? चलो पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं. अब बस पॉइंट नंबर 6 लिखकर इंट्रोडक्शन मेरा खत्म हो जाएगा. इंट्रोडक्शन मेरा मतलब हमारे ये सब्जेक्ट का. चलिए, जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, जीएसटी हैज रिमूव्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस. जीएसटी ने रिमूव कर दिया है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस. तो पहले तो भाई इसका मतलब पता होना चाहिए, कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके बाद आगे समझ आएगा. जीएसटी हैज रिमूव्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस. इसका मतलब लिखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स. कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स. अब टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, कैसे? आइए जरा समझते हैं. अर्लियर कॉमा, ये इससे पिछले वाले से जुड़ा हुआ ही लाइन है. अर्लियर कॉमा, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज used to get taxed differently, comma, their set off was not allowed. ये बात तो हमने अभी पिछले पॉइंट में सीख ही ली. their set off was not allowed, है ना? Due to this, tax paid on purchases, due to this tax paid on purchases would become part of the cost and would get taxed again. Would get taxed again. मतलब समझा रहा हूं आपको, आप बेफिक्र रहिए. टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ. ये अंतिम पॉइंट है आज की मुलाकात का, जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं. हम पढ़ना चाहते हैं कि कैसे जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया. हम पढ़ रहे हैं कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था पहले, जो कि अब नहीं लगता. लेकिन मैंने कहा कि यह समझने के लिए पिछला पॉइंट हमें उधार लेना पड़ेगा एक बार फिर. पिछले पॉइंट से हमें बोरोवल्स करने पड़ेंगे एक बार फिर. पिछले पॉइंट को हमें याद करना पड़ेगा एक बार फिर, जो कि क्या था?
कि गुड्स और सर्विस पर अलग अलग टैक्स लगते थे और उनका क्रेडिट आपस में एडजस्ट नहीं होता था। इस वजह से वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाता था। कैसे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा असेसी है एक्स एयरलाइंस। हमारी कंपनी का नाम क्या है? एक्स एयरलाइंस। हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। असेसी इज इक्वल टू एक्स एयरलाइंस। अब इन्होंने जो सेल करी, ठीक, वो करी 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट पर। मतलब हमने क्या करा, जो भी हमारी कॉस्ट होगी उस पर 20% मार्जिन हम ऐड कर देंगे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये फाइनल के अंदर ही ऐसी बातें होती हैं घुमा घुमा के पूछी जाने वाली। बात चल रही है जीएसटी की, यहां पर बताओ मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करा जा रहा है। सेल 20% है, मार्जिन के साथ कॉस्ट प्लस 20% मतलब सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, हम एयरलाइन है तो हमने जो गुड्स खरीदे वो 5 लाख के खरीदे, 5 लाख, ठीक, प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा। हमने सामान खरीदा, क्योंकि हम एयरलाइन है तो हमें सामान खरीदना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं, इस पे वो लिखो वैट एक्स्ट्रा। पुराने जमाने की बात चल रही है ना, ये बिफोर जीएसटी की बता रहा हूं मैं आपको। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज परचेज्ड, हम एयरलाइन है, हमने कुछ सर्विसेज भी खरीदी हैं, 6 लाख प्लस 10% सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा, 14 ही कर लो। ठीक है, कैलकुलेट सर्विस टैक्स पेबल ऑन सेल ऑफ सर्विसेज एट द रेट 14%। क्या मतलब? पहले ये लाइन आप आराम से लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाले ने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि जितने रुपए की भी हमने सर्विसेज सेल करी, जितने रुपए की भी हमने सर्विसेज सेल करी, उसके ऊपर 14% हमें सर्विस टैक्स देना है। वो कितने रुपए बना सर्विस टैक्स वो बताना है हमें। तो 14% किसका निकालना है? सेल का। भाई कैलकुलेशन का तरीका देखिए, 14% किसका निकालना है? सेल का। और सेल कैसे निकलती है? कॉस्ट प्लस 20%। और कॉस्ट कहां पर है? ये दे रखी है कॉस्ट। तो इसमें क्या बुराई है आप मुझे बताइए? कितना सिंपल है सब कुछ। जीएसटी से पहले की बात चल रही है। सॉल्यूशन देखिए आप। उसने पूछा सर्विस टैक्स पेबल, ठीक है, 14% ऑफ सेल्स, यहां इज इक्वल टू लगा के छोड़ देते हैं, एक और इज इक्वल टू लगा के छोड़ देते हैं। सेल की वैल्यू तो पता ही नहीं हमें। सेल का 14% सर्विस टैक्स आएगा, लेकिन हमें सेल कहां पता है? सेल पता होती तो हम जाकर 14% निकाल लेते और क्वेश्चन खत्म हो जाता। चलो भाई वर्किंग नोट बनाते हैं। सेल्स कैसे पता चलेगी? कॉस्ट प्लस 20%,
यदि हम कॉस्ट में कॉस्ट का 20% जोड़ दें तो सेल वैल्यू आ जाएगी। यही तो काम है। तो बताइए कॉस्ट कितनी दे रखी है? कॉस्ट क्वेश्चन में दो दे रखी है, एक 5 लाख और एक 6 लाख। लेकिन हम क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, हम तो सर्विस बेचते हैं, तो हमें गुड्स का वैट का आईटीसी नहीं अलाउड होगा। मतलब 5 लाख तो कॉस्ट है ही, 6 लाख तो कॉस्ट है ही, लेकिन 5 लाख पे जो 18% हमने वैल्यू एडिड टैक्स दिया, ये भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। आप तो कॉस्ट अकाउंटेंट लोग हैं, आपको तो बेहतर पता है कि कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। सुन लीजिए दोबारा भाई, आप सर्विस इंडस्ट्री हो, आप सर्विस बेचते हो, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हो, इसीलिए तो सर्विस टैक्स निकालने को बोला गया क्वेश्चन में। तो जब आपको सर्विस टैक्स निकालना है तो वो सेल्स पर निकलेगा, और सेल कॉस्ट का 20% ज्यादा है, तो कॉस्ट निकालनी है। वैसे तो 5 लाख और 6 लाख कॉस्ट है, दे रखी है, लेकिन 5 लाख में जो 18% वैट है वो भी कॉस्ट है अपनी, क्योंकि इसकी वापसी नहीं मिलती, इसका आईटीसी नहीं है, इसका क्रेडिट का फायदा नहीं है अपने को। हां, ये 14% जो सर्विस टैक्स है इसका मिल जाएगा। तो देखो भाई, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, और ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट नहीं है। ये तीनों चीजें जुड़ेंगी। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस चीज का आईटीसी नहीं मिलता वो कॉस्ट में ऐड हो जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग वैट प्लस कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। समझ आया? ये कॉस्ट आएगी। और इसमें यदि हम 20% जोड़ देंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी थी? 5 लाख, और उस पर 18% वैट था, मतलब 5,90,000। प्लस सर्विस की कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख, प्लस 20%। तो 6 और 5 11,90,000, 11,90,000 प्लस 20%। कैलकुलेटर से कर लेते हैं भाई। कैलकुलेटर कहां गया? ये मिल गया जी। 11,90,000 इंटू या प्लस 20%, 14,28,000। ये हमारी सेल वैल्यू आ गई। अब 14,28,000 का 14% निकालना है। 14% ऑफ 14,28,000, ये टैक्स निकलेगा। 14,28,000 का 14%, 1,99,920। अब जरा ये सोचिए, जो हम साबित करना चाहते थे वो साबित हुआ कि नहीं हुआ? कि ये जो 14% सर्विस टैक्स निकला, जो 14,28,000 पर निकला, उस 14,28,000 में तो ये 90,000 भी जुड़े हुए हैं ना, जो कॉस्ट होनी नहीं चाहिए, ये तो टैक्स है। तो सोचो इस 90,000 पे भी 14% लग गया, क्योंकि ये कॉस्ट का हिस्सा हो गई।
आज के जमाने में ऐसा नहीं होता। अगर ये आज का सिलसिला होता, अगर ये आज की जीएसटी होता, तो ये भी सिर्फ 5 लाख ऐड होता और ये भी सिर्फ 6 लाख ऐड होता। ठीक है, इसे नोट करिए आप। ठीक, चलिए इसके नीचे लिखेंगे, इफ द सेम क्वेश्चन is to be solved in present scenario, as per GST, then tax paid on purchase of goods as well as services, tax paid on purchase of goods as well as services will not be added in cost. So, revised solution is as follows. तो रिवाइज्ड सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार है। सो रिवाइज्ड सॉल्यूशन इज एज फॉलोज। बस यहां पर क्या हो जाएगा, पहले हम कॉस्ट देखते हैं। 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख, राइट। सेल्स आएगी 11 लाख प्लस 20%, तो 11 लाख प्लस 20% 13,20,000। और सर्विस टैक्स पेबल कितना आएगा, 13,20,000 इंटू 14%, 13,20,000 इंटू 14%, 184,800। ऊपर था 199,920। तो सेविंग इन टैक्स 199,920 यही था ना, 199,920 माइनस 184,800, ये कितना हुआ, 199,920 15,120, 15,120 रुपए की बचत हो गई जीएसटी आने के बाद। आप सोचिए कितना कमाल की चीज है जो हमने अभी सीखी, कितनी काम की चीज है जो हमने अभी सीखी। कैसी कहा हमने कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, और टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगने की वजह से हमारे 15,120 रुपए बच गए, 15,120 रुपए बच गए हमारे। सोचिए आप, जबकि 15,120 रुपए ज्यादा हम पे करते थे पुराने जमाने में, तो मेहनत भी ज्यादा, टैक्स की पेमेंट भी ज्यादा। और अब देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ जीएसटी आपस में माइनस हो जाता है। राइट, क्लियर हो गई बात। चल, अब इसके बाद हमें लिखना कुछ नहीं, मैं बस आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं
स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट, जो भी आप बोलें, एक प्रकार से देख लीजिए कि हमने करा क्या। सबसे पहला हमने देखा कि जीएसटी ने कई प्रकार के टैक्स खत्म कर दिए। फिर हमने देखा कि जो जीएसटी है उसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पेयर और सफरर अलग अलग होता है। फिर हमने देखा कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स क्यों कहा जाता है। फिर हमने देखा पूरी कैलकुलेशन समझ के कि जीएसटी को वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जीएसटी में आईटीसी की क्रेडिट जो चेन है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, कॉन्टिन्यूअस कैसे है। और उसके बाद आखिरी हमने पॉइंट पढ़ा कि जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हटता है। पहले हमने पढ़ा कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता क्या है और फिर उसको हमने रिमूव करा। दोस्तों, ये बातें मैं आपसे क्लास 1 में इसलिए करना चाहता था क्योंकि जब हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे तो मैंने हर चैप्टर को ना अलग अलग कॉन्सेप्ट में बांटा है, तो उस समय हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमने जो समझा वो अचानक से हम टॉपिक्स पर कैसे आ गए। ये बेसिक आपके दिमाग में बस गया, इंटर का थोड़ा रिफ्रेशर हो गया। ये सारी बातें आपको मैं उम्मीद करता हूं कि याद रहेंगी अगली क्लास तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।